नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 29 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान कर दी है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 10 सालों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में सबसे न्यूनतम संख्या में जज कार्यरत हैं। तो कुल मिला के 9 नए जज मिलने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को। सही ऑप्शन डी है, 9 जज। और यहाँ पर याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों की स्वीकृत संख्या है, यानी कि कुल 34 जज हो सकते हैं। इसमें सीजेआई को जोड़कर बात कही जा रही है, 33 जज प्लस एक सीजेआई। तो इसमें अभी कुल 24 जज कामकाज देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति से काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि पिछले 10 सालों में जजों की कुल संख्या में सबसे कम जज वर्तमान में कार्यरत हैं। 31 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। यह आयोजन चीफ जस्टिस की कोर्ट में होगा जहां सभी जज शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा जजों को शपथ दिलवाएंगे। यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान जो सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा, उनका क्रम कौन सा है? तो याद रखना वर्तमान में ये भारत के 48वें सीजेआई हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। और इसके साथ ही भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इन 9 जजों के नामों में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का नाम भी भेजा गया है, जो आगे चलकर चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। तो 9 नए जजों में 3 महिला जज हैं। इनके नाम हैं जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो यहाँ पर संभावना है कि जो नेक्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया होंगी वो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना हो सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की पहली सीजेआई होंगी महिला। ठीक है, तो सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से देश ने फतेह-1 नामक स्वदेश विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान ने इसे लॉन्च किया है। सी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी में पाकिस्तान ने फतेह-1 का पहला परीक्षण किया था और हाल ही में इसका दूसरा सफल परीक्षण भी किया है। आपको याद होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी परीक्षण किया था, और शाहीन 3 और बाबर क्रूज मिसाइल भी पाकिस्तान की मिसाइल का नाम है। और फतेह-1 की जो मारक क्षमता है ये कितनी है? 140 किलोमीटर है। तो नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपका जो रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाएं तेज़ी से निकट आ रही हैं, तो करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो पीडीएफ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तब आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो ये पीडीएफ आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो मंथली पीडीएफ और कंबाइंड पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, और अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप जो है फॉलो करेंगे तो पीडीएफ आपकी मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात किस राज्य ने कही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन में मारे गए कुल 104 किसानों के जो परिवार होंगे उनके जो वर्तमान में उत्तराधिकारी हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। तो पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में मारे गए किसानों और खेत मजदूरों के 104 कानूनी वारिसों को नौकरी देने की बात कही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी और उसमें मृतक प्रदर्शनकारियों के परिजनों को नौकरी देने की बात कही गई है। कैबिनेट ने टोक्यो ओलंपिक में ख्याति दिलाने वाले राज्य के खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ विश्व कप टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटा के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि पंजाब के जो वर्तमान राज्यपाल थे बीपी सिंह बदनौर, उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है, और यही वजह है कि वर्तमान में जो पंजाब के राज्यपाल हैं उसका अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि वर्तमान समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पंजाब के राज्यपाल के तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी काम कर रहे हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब के राज्यपाल का। 26 अगस्त 2021 को डीजीसीए ने लगभग 2.5 वर्षों के बाद किस वाणिज्यिक उड़ान संचालन से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग 2.5 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में
बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें 3-4 भारतीय भी शामिल थे और यही वजह थी कि ये जो उड़ानें थी भारत में प्रतिबंधित कर दी गई थी। और ये हैं बोइंग 737 मैक्स विमान की। हालांकि अब जो है डीजीसीए ने इनको मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अदीस अबाबा के पास 10 मार्च 2019 को एक इथियोपियाई एयरलाइंस 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 भारतीयों सहित कुल 157 लोग मारे गए थे। इसके बाद 13 मार्च 2019 से ये जो विमान था वो भारत में प्रतिबंधित था। याद रखना कि जो अदीस अबाबा है ये इथियोपिया की राजधानी है। मार्च 2019 से ही एक विमान निर्माता कंपनी इन विमानों को रेनोवेट कर रही थी और अब जो इनके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े से मैच हो रहे हैं, तो अब इनको जो है भारत में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई है डीजीसीए के द्वारा। अपने पति को जिन महिलाओं ने कोविड-19 की वजह से खो दिया है उनके लिए मिशन वात्सल्य शुरू करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना कि मिशन वात्सल्य ऐसी महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और कुल 18 प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। ग्रामीण क्षेत्र की विधवाओं, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों पर ध्यान देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो अब निराधार हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी इस मिशन वात्सल्य में। और ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 26 अगस्त को स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। अब बात यहाँ पर हो रही है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो याद रखना कि जो ट्यूबरकुलोसिस है इसे भारत में 2025 तक खत्म करने के बारे में लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ मलेरिया के बारे में भी याद रखना कि मलेरिया के लिए जो लक्ष्य है वो 2030 का है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि 2027 में ही ये लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। और हाल ही में WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना को जो है मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और 26 अगस्त को स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए हैं मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2024 तक रहेगा। स्टार टीवी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना 2000 में हुई थी। टीबी को समाप्त करने के लिए इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहीं पर आपको WHO का मुख्यालय भी मिलेगा। समाचारों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। किलाउआ, अब फ्रेंड्स ये जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये बहुत बार फट रहा है और ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्वालामुखी हैं, वल्केनोज हैं, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें एक नाम है मैक्सिको का पोपोकटेपेटल, दूसरा नाम इसमें है कोलिमा ज्वालामुखी जो कि मैक्सिको में ही है। और तुरी आल्वा ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, तो ये कोस्टा रिका में है। ग्लैरस ये कहाँ पर है, कोलंबिया में है। नेवादो डेल रुइज ये जो ज्वालामुखी है ये कोलंबिया में ही है। कोटोपाक्सी कहाँ पर मिलेगा, इक्वाडोर में। और तुन गुराहुआ ये भी मिलेगा आपको इक्वाडोर में ही। उबियस ज्वालामुखी पर मिलेगा आपको पेरू में। और चिली में विल्रिका और कल्ब्यूको, ये 10 जो है सबसे अधिक जो है चर्चा में रहने वाले और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ज्वालामुखियों के नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर किलाउआ ज्वालामुखी के बारे में तो 1952 से लेकर अब तक ये 34 बार से ज़्यादा बार फट चुका है। और हाल ही के दिनों में इसके फिर से फटने की जो संभावना है वो वैज्ञानिक जता रहे हैं। और यह हवाई द्वीप पर सबसे कम उम्र का ज्वालामुखी है और यही वजह है कि बहुत अधिक जो है मतलब बार बार फटता है। मालदीव सरकार ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी कि GMCP के निर्माण के लिए मुंबई स्थित किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एफाकांस इंफ्रास्ट्रक्चर, विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये परियोजना मालदीव में भारत की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और काजवे लिंक का निर्माण भी शामिल है। भारत द्वारा $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन के अनुदान को इस योजना के लिए मालदीव को प्रदान किया गया है। और यह मालदीव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव के आसपास कई सारे छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन द्वीपों को ये जो परियोजना है उसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। तो यह देश में अंतर्द्वीप संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। तो याद रखना कि मालदीव सरकार ने जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है उसमें जो समझौता हुआ है वो मुंबई स्थित कंपनी एफाकांस इंफ्रास्ट्रक्चर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था। पहला राज्य बना था कर्नाटक और अब दूसरा राज्य बन गया है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो याद रखना मध्य प्रदेश दूसरा राज्य यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020
भारत की शिक्षा नीति है, जिसमें भारत द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है और यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। भारत में अब तक कुल 3 मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित किया गया है। एक बनी थी, पहली वाली जब बनी थी 1968 में बनी थी, दूसरी कब बनी 1986 में और अब 2020 में। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको कहते हैं आप GER, इसको 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी GDP का कितने प्रतिशत जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो याद रखना, पूरी GDP का 6% जो होगा ये शिक्षा में लगाया जाएगा। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये शहर है दिल्ली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ये चेन्नई से 3 गुना जबकि मुंबई से 11 गुना अधिक है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख CCTV कैमरे लगाए हैं, जबकि अगले कुछ महीनों में 1.4 लाख कैमरे और लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ITBP के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है संजय अरोड़ा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। अभी हाल ही में आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में अभी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF के जो नए DG बनाए गए हैं उनका नाम पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, और संजय अरोड़ा ये ITBP के नए DG बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए गए हैं। तो सरकार ने 1988 बैच के IPS अधिकारियों संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर और बालाजी श्रीवास्तव MGMUT कैडर को पंजाब तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि BPRD का नया प्रमुख नियुक्त किया है। संजय अरोड़ा को बनाया गया है ITBP का DG, बालाजी श्रीवास्तव को बनाया गया है BPRD का DG और पंकज कुमार सिंह जी को बनाया गया है BSF का DG। ठीक है, तो ये नई नियुक्तियां हैं और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर बात हो रही है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए उसका एक बार हम लोग तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो है 1 अगस्त मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। इसके बाद मनाया गया अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। 3 अगस्त को क्या मनाया गया था? हृदय प्रत्यारोपण दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 8 अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया गया था। 13 अगस्त को क्या मनाया गया था? 13 अगस्त को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस, जबकि 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त को एक्चुअली में प्रत्यक्ष कार्रवाई स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। और अगर बात करें तो इस 21 अगस्त को क्या मनाया गया था? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और साथ ही साथ आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया गया था। और 20 अगस्त को मनाया गया था विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। 3 दिवस मनाए गए थे। कौन कौन से? विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि 22 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया, विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, और 26 अगस्त को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस और 26 अगस्त को ही मनाया गया महिला समानता दिवस। तो ये सारे दिवस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। विश्व में आई असमानता को दूर करने के उपलक्ष्य में विश्व महिला समानता दिवस यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे ये प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की और अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अब्बुज, क्या नाम था इनका? यहाँ था बेल्ला अब्बुज के प्रयास से 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में महिला समानता दिवस की
100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2021 में इसकी है कि कौन सी वर्षगांठ होगी, 101वीं वर्षगांठ है। तो फ्रेंड्स इस वर्ष की जो थीम है ये काफ़ी लंबी थीम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि थीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम है कमेमोटर्स द स्ट्रगल ऑफ वोमेन टू बी हर्ड एज फायरेस्ट एडवोकेट्स हु गेन द स्टैच्यूरी राइट्स टू वोट। तो ये इस वर्ष की थीम है महिला समानता दिवस की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 की, यानी कि कल पूछे गए प्रश्न की। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी थे पतंजलि, और सी जवाब इसका बिल्कुल करेक्ट था। तो आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट रहे। और फ्रेंड्स ये रहा आज का प्रश्न। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत करिए और बताइए कि जब एक संख्या के 60% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है, वो कौन सी संख्या है? ये प्रश्न पूछा गया था यूपी SSC लोअर PCS 2016 की परीक्षा में, और ये हैं आपके विकल्प। तो प्रश्न बड़ा ही आसान है, इसमें आपको अगर थोड़ी सी भी ट्रिक पता है तो आप तुरंत ही बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। और फिलहाल प्रयास करिएगा और कल की वीडियो में मैं इसको डिटेल में हल करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको याद दिला दें कि टेलीग्राम पर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो PDF है वो नहीं आ रही है, तो PDF आपको कंबाइंड रूप से दे दी जाएगी। और पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है, इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर है, अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।